नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और आराम शाह के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और उसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ये सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी गई थी। आज के इस वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, इल्तुतमिश जिसका शासनकाल है 12 से 10 ईस्वी से लेकर 12 से 36 ईस्वी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसका पुत्र था आराम शाह। तो ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था, किंतु जब आराम शाह गद्दी पर बैठता है तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश स्वयं जो है गद्दी पर बैठना चाहता था। तो इसीलिए इल्तुतमिश जो कि ऐबक का एक गुलाम था, तो ये इल्तुतमिश था कौन साथियों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था एवं इसके साथ ही साथ उसका दामाद भी था। तो इसने क्या किया कि आराम शाह को गद्दी से हटा दिया, उसे कैद कराकर उसकी हत्या करा दी और खुद जो है गद्दी पर बैठ जाता है। और जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहला जो काम उसने किया था तो उसने सुल्तान पद को धारण किया था। किससे? तो खलीफा से। तो साथियों, खलीफा से सुल्तान पद को उसने धारण किया था। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का वह पहला जो है शासक बना जिसने कि सुल्तान पद धारण किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन ने कभी भी सुल्तान पद धारण नहीं किया था। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वह अपने आप को गुलाम मानता था, इसीलिए उसने सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, कभी भी खुद को सुल्तान नहीं कहलवाया था। अब साथियों, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और सुल्तान पद धारण करता है तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण उसने कार्य किया वो था राजधानी परिवर्तन। इसने क्या किया कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि दिल्ली का कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम दिल्ली अपनी राजधानी बनाई, या फिर ऐबक के बाद दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल बनती है? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसी ने जो है लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके अपनी राजधानी दिल्ली बनाता है। और इल्तुतमिश ने गुलाम वंश में साम्राज्य विस्तार में अहम भूमिका निभाई। इसने जो है साम्राज्य का विस्तार किया और भी कई अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसीलिए साथियों, गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो आप क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो साथियों, वास्तविक संस्थापक कोई और नहीं, इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और इसके साथ ही साथ इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है एक गुलाम का गुलाम था। और गुलाम कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोगों को पता होगा कि ऐबक भी एक गुलाम था, गोरी का वह गुलाम था। तो इस प्रकार से गोरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। और इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इक्ता प्रथा चलाई थी। तो साथियों, ये इक्ता प्रथा है क्या? तो इक्ता प्रथा है कि जमीन देकर फिर उससे टैक्स वसूलने की एक प्रथा थी। तो आइए समझते हैं। तो उस समय जो सैनिक युद्ध में जो है जब जीतते थे तो जो जमीन वहां पर थी तो उसे जो है इल्तुतमिश ने एक नई जो है प्रथा चलाई कि जमीनों को सैनिकों को दिया करता था, बदले में उनसे टैक्स यानी कर लेता था। और इस प्रकार से इक्ता प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो इसे जो है अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ता है। तो इसने जो है अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए और अपनी सहायता के लिए एक जो है तुर्काने चहलगानी का गठन किया। ये नया कार्य था, महत्वपूर्ण कार्य है, परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। ये है क्या साथियों? तो उसने क्या किया कि 40 जो है गुलामों का एक समूह बनाया। और 40 कोई ऐसे वैसे गुलाम नहीं थे, ये जो 40 गुलाम थे ये जो है
काफ़ी योग्य थे और इन्होंने जो है कई युद्ध में भाग भी लिया था। तो चुने हुए महत्वपूर्ण और वीर 40 जो है गुलामों का एक जो है दल बनाया था, इसी का नाम था तुर्काने चहलगानी। इसका कार्य क्या था? तो राजा का सहयोग करना था और राजा का ही आज्ञा मानना इनका प्रमुख कार्य था। जो ये तुर्काने चहलगानी यानी इसे गुलाम चालीसा अथवा दल चालीसा भी कहते हैं। तो ये जो दल चालीसा के सदस्य थे ये ब्लाइंड फॉलोवर थे राजा के। हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान जो भी कहता था, जैसा भी कहता था, ये वे कार्य करते थे। और इल्तुतमिश ने एक प्रमुख कार्य क्या किया था कि अरबी के सिक्के, शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था साथियों, जिसमें दो प्रमुख सिक्कों का नाम परीक्षा में पूछा जाता है। एक है टंका या टका, दूसरा है जीतल। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। तो इसे याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि चांदी का टंका किसने चलाया, तो आप क्या बताएंगे? इल्तुतमिश। और तांबे का जीतल तो ये भी इल्तुतमिश ने ही चलाया था। अब इल्तुतमिश ने एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, किंतु वह पूरा नहीं करा सका था। तो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो उसने जो है कुतुब मीनार को पूरा कराया, यानी कि निर्माण उसने पूरा कराया था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई साथियों, वो था कि मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण। तो ये चंगेज खां कौन था? एक मंगोल आक्रमणकारी था, बहुत ही वीर, साहसी और निडर के साथ साथ साथियों बहुत ही क्रूर था। लड़ाकू प्रवृत्ति के ये लोग थे, मंगोलाइट जनजाति की थे। और चंगेज खां के बारे में कहा जाता है कि वह जहां जहां उसने आक्रमण किया, युद्ध किया था, वहां की 40% आबादी को उसने हत्या करवा देता था या तो नष्ट करा देता था। तो इतना खतरनाक इसका आक्रमण होता था। तो चंगेज खां भारत किस लिए आया था? तो एक व्यक्ति का पीछा करते हुए आया था, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। और क्यों पीछा कर रहा था? तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो था ये चंगेज खां की पुत्री से प्रेम करता था और ये बात कतई पसंद नहीं आई चंगेज खां को। तो उसे जब ये पता चलता है फिर वो जो है इसका पीछा करता है और मंगबरनी जो है वहां से भागकर भारत के सिंध प्रांत में आके रुक जाता है। और जब ये बात चंगेज खां को पता चलती है तो वह उत्तर पूर्वी सीमा तक आता है, यानी सिंध क्षेत्र में, और वहीं से इल्तुतमिश के पास एक संदेश भेजता है कि अगर आपने मंगबरनी की सहायता की तो मैं आपके संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो साथियों यहाँ पर जो है इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी का परिचय दिया और इसने जो है मंगबरनी की सहायता नहीं की और मंगबरनी को चंगेज खां को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से चंगेज खां ने वहां से यानी कि सिंध क्षेत्र से वो वापस लौट जाता है और आगे इधर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में पहली बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था, यानी चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? तो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ था, किंतु वह सिंध क्षेत्र से ही वापस लौट गया था। अब चंगेज खां की चर्चा हुई है साथियों, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोगों को पता होगा, हम बता दे रहे हैं कि तेमुचिन था। याद रखिएगा जिनको नहीं पता है, तो चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था वो था तेमुचिन। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी में उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। तो कौन बैठता है साथियों? रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था साथियों? रजिया सुल्तान नाम था, जो कि बहुत ही बहादुर थी और एक कुशल शासक के गुण भी रजिया के अंदर था। और रजिया ने इल्तुतमिश के समय में ही कई विद्रोहों का दमन भी किया था। इसके साथ ही साथ कई लड़ाइयों में रजिया को शामिल किया गया था और उसने जो है फतेह हासिल की थी। तो इसलिए इल्तुतमिश रजिया को बहुत ही ज़्यादा मानता था। अपने बेटों से बढ़कर वो अपनी बेटी को मानता था, यानी किसे? रजिया। तो उसने क्या किया कि अपनी मृत्यु से पहले ही इल्तुतमिश ने ये घोषणा करा दी थी कि मेरी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बनेगा यानी अगला शासक होगा वो कोई और नहीं, मेरी पुत्री होगी, यानी कि रजिया होगी। किंतु जब इल्तुतमिश का मृत्यु होता है तो उसकी मृत्यु के बाद
जो दल चालीसा के लोग थे यानी तुर्काने चहलगानी के लोग थे, वे कतई नहीं चाहते थे कि रजिया शासिका बने। क्यों? क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था कि कोई महिला आए और महिला के अधीन होकर वे कार्य करे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। और जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है तो जब रजिया को पता चलता है तो रजिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये बात, क्योंकि रजिया को ऑलरेडी इल्तुतमिश ने सुल्तान घोषित कर दिया था। तो इसीलिए रजिया जो है दिल्ली की जनता से सहयोग लेती है और दिल्ली की जनता का भी पूरा सपोर्ट रजिया को था। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि रजिया ने किस रंग के वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा था? तो लाल रंग। याद रखिएगा साथियों, प्रश्न बनता है लाल रंग के कपड़े पहनकर रजिया जो है जनता से सहयोग मांगती है और जनता की मदद से रजिया ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर खुद जो है राजा यानी कि शासिका बन जाती है। और रजिया के बारे में कहा जाता है कि रजिया जब राजपाट करने यानी कि गद्दी पर बैठी तो वह पुरुषों की ही तरह कपड़े पहनती थी, पुरुषों की तरह उसका आचरण था और इससे भी कई लोगों को आपत्ति थी। कुछ लोग जो है रजिया के इस व्यवहार से नाखुश थे, उसे नापसंद करते थे। और रजिया जब गद्दी पर बैठती है तो उसके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से दल चालीसा के लोग भी उसे नहीं पसंद करते थे, इसके साथ ही साथ उसके अन्य भाई भी उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। तो साथियों, इल्तुतमिश से संबंधित एक और घटना है, महत्वपूर्ण है कि इल्तुतमिश का एक युद्ध होता है यल्दौज के साथ। यल्दौज कौन था? तो यल्दौज था कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था। तो इससे इसका एक युद्ध होता है 15 से 12 ईस्वी में और जिसे तराइन का तृतीय युद्ध भी कहते हैं। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर दिया था। अब एक प्रश्न बनता है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? तो क्या बताएंगे साथियों? दिल्ली में। याद रखिएगा, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो अब हम अगले वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से रजिया सुल्तान शासिका बनने के बाद इसके विरुद्ध कैसे कैसे षड्यंत्र हुए, क्या क्या कहानी थी। सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।